हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं। अच्छा, प्रोफेशनल में आकर के थोड़ी सी बड़ी बड़ी फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को कि और छोटी छोटी फीलिंग आ रही है। बड़ी बड़ी फीलिंग आ रही है। अब आपको लग रहा है बस जल्दी से इसी साल सीएस बनने वाले हैं, या जो एक एक मॉड्यूल करके दे रहे हैं अगले साल सीएस बनने वाले हैं। ओके, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? एडवांस टैक्स लॉज। अगर सबसे पहले तो नाम देखो तो टैक्स तो है, ये तो सब्जेक्ट है, बट टैक्स में भी क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवांस्ड टैक्स मीन्स जो आपने एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ा उससे हायर लेवल की टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस टैक्स लॉ। लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं तो एग्जीक्यूटिव की टैक्स से इजी टैक्स है प्रोफेशनल की। मार्केट में हो सकता है लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रोफेशनल की टैक्स ज्यादा इजी है, पास होना, अच्छे नंबर स्कोर करना ज्यादा इजी। एक तो आप लोग सबसे लकी हैं कि आपके समय तक जीएसटी आ चुका था। भाई अब तो आए हुए बहुत टाइम हो गया, 2017 1 जुलाई 17 को जीएसटी आ गया, जिसने करीब करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने अंदर समा लिए, सब्स्यूम कर लिए। करीब 8 सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस चले गए, और 9 स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, वो भी चले गए। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम कर लिए गए और आ गया जीएसटी। जब जीएसटी नहीं होता था ना बेटा, तो प्रोफेशनल का टैक्स का पास करना ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। रीजन मीन उसमें एक्साइज ड्यूटी पूरी होती थी, पूरा एक्साइज एक्ट होता था, सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ते थे बच्चे, वैट पढ़ते थे। बड़ा झंझटी काम था और पास होना भी टफ था। करिकुलम पहले टफ था। अब क्या है, इंस्टीट्यूट को भी पता है भाई बच्चे को जीएसटी पढ़ना है और जीएसटी मेन है, वो आपको पढ़ना है। पूरा पेपर है एडवांस टैक्स लॉ का 100 नंबर का। एक जो छोटे में जब आप एग्जीक्यूटिव में थे तो आपको टैक्स में जो डर लगता था वो पता है किस में लगता था? आपको इनकम टैक्स में डर लगता था, वो भी उन 5 हेड्स में आपको डर लगता था। 5 हेड में, उनमें भी कुछ ऐसे हेड थे जो आपके बिल्कुल हेड से बाउंस हो जाते थे। पीजीवीपी वगैरह, कैपिटल गेन। सर याद कैसे करें, इतना बड़ा है, आगे पढ़ते पीछे भूल जाते, पीछे पढ़ते आगे भूल जाते। मुबारक हो, प्रोफेशनल में ये पांचों हेड नहीं पढ़ने हैं आपको। आपके करिकुलम में ये 5 हेड नहीं। तो इसका मतलब हमारे प्रोफेशनल में डायरेक्ट टैक्स नहीं, नहीं डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, बट एडवांस लेवल की है। वो हमसे 5 हेड नहीं पूछेगा, वो हमसे कुछ अलग पूछेगा, कुछ नया पूछेगा। वो हमसे पूछेगा कि भैया डीटीएए क्या होता है। अभी आपने नाम नहीं सुना है, अभी आपको लग रहा है पता नहीं क्या होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या चीज होती है। आपसे अलग अलग चीजें पूछेगा, मतलब कुछ आधुनिक कह सकते हैं आप, आपसे चीजें पूछेगा, रिलीफ क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी पूछेगा। यानी इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम को बहुत स्मार्टली कह सकते हैं ड्राफ्ट किया। ये जो करिकुलम है वाकई ये वो चीज है कि अगर कल को आप जब सीएस बन जाते हैं, आपकी जॉब लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा देके जाएगा। एडवांस टैक्स लॉ पेपर का नाम है, कौन से मॉड्यूल में है? मॉड्यूल 1, और पेपर नंबर है 2। अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि हमारे में सिलेबस क्या है, टोटल 100 मार्क्स में हमें क्या क्या इंस्टीट्यूट पढ़वाने वाला है, तो ये पढ़वाने वाला है हमको इंस्टीट्यूट। हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है 70 मार्क्स का, और डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। कौन सी टैक्सेशन? इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये है 30 मार्क्स का। मजेदार बात ये है, एग्जीक्यूटिव में 50 मार्क्स की इनडायरेक्ट टैक्स थी, 50 मार्क्स की डायरेक्ट टैक्स थी। 50 मार्क्स की इनडायरेक्ट टैक्स में भी करीब करीब 5 से 10 नंबर का कस्टम था, बचा हुआ 40-45 मार्क्स का आपका जीएसटी था। और आपको जो पास होने का सहारा लगता भी था वो जीएसटी लगता था, जाहिर सी बात है। जीएसटी से आपको लगता था कि पास हो जाएंगे, और उसी बलबूते देखा जाए तो एक एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं। यहाँ पे आपका जीएसटी 60 मार्क्स का है। 70 नंबर की इनडायरेक्ट टैक्स में 60 मार्क्स का आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। केवल 10 नंबर का कस्टम है। इंस्टीट्यूट ने वो भी बाइफरगेट बता दिया कि हम 10 नंबर का ही कस्टम पूछेंगे। यानी पहले ओल्ड सिलेबस जब हुआ करता था तब ये बाइफरगेशन इंस्टीट्यूट नहीं देता था, तो एक भ्रम रहता था कि कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया। इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, हम बता देते। 60 नंबर का जीएसटी, और यकीन मानिए एग्जीक्यूटिव से इजी बैठेगा यहाँ पे।
बहुत इजी बैठेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो पेपर पूछ रहा है, जो पेपर्स आ रहे हैं पास्ट कुछ अटेम्प्ट से टैक्स के, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पेपर आ रहे हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच करना ज्यादा इजी रहेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर करता चलूं। एक और बात, जब आप छोटे थे एग्जीक्यूटिव में तो पेपर क्या था? एमसीक्यू। अब उसमें अगर सही हुआ तो ठीक है, और अगर गलत होता था तो एक नंबर तो नहीं देके जाता था, बल्कि -0.25 ले जाता था। अब जरा सोचो, मान लो यहाँ पे पेपर आया तो जाहिर सी बात है एमसीक्यू पेपर तो नहीं है, हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। अब मान लो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से बताइए कि किस किस चीजों का हमें आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें किस किस चीजों का मिल जाएगा। एग्जाम में आया, 5 पॉइंट्स दिए हुए थे। अब अगर आपको पूरा सही आता है तो आमतौर पे वो 5 दे देगा, छोड़ देगा 5 नंबर। आपको पूरा नहीं आता, किसी एक पॉइंट में आपने गलती कर दी, 4 सही कर दिए, तो 4 नंबर तो मिलेंगे ना। स्टेप मार्किंग तो होगी, कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे पेपर में। 100 नंबर का पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर नहीं आता होगा तो क्या करेंगे? तो भी छोड़ के नहीं आएंगे। ये कला अगर आपके अंदर आ गई तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता। जितने क्वेश्चंस आते हैं वो तो करेंगे ही, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपको सब आता हो। लेकिन अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या करके आएंगे? अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें लिख के आएंगे। रीजन नहीं, जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो जो इंसान चेक करता है, सोचो, पहले एमसीक्यू तो जो ओएमआर होता है वो तो कंप्यूटराइज पेपर होता है, कंप्यूटर चेक करता है, उसमें शीट्स आपकी लगा दी जाती हैं, एक पैटर्न होता है, तुरंत नंबर बाहर हो जाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर तो इंसान चेक कर रहा होता है। जब इंसान चेक करता है ना, आपको देखता है बच्चे ने लिखा है, भले ही क्वेश्चन में आपने थोड़ा बहुत गलत लिखा है, तो हो सकता है या तो वो काट के 0 देगा, या हो सकता है 1 नंबर छोड़ दे उस पर, 1 नंबर दे दे। 1 नंबर देने की वैल्यू आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। 39 और 40 के बीच का जो गैप है ना, वो है तो 1 नंबर का, लेकिन बहुत बड़ा गैप है। वो पूरा होने में कई बार 6 महीने कर करके लगते चले जाते हैं। राइट? तो टैक्स का पेपर, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, तो कहीं ना कहीं आपको पास कराने वाला है। हम लोग इसमें जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो क्या बनाएंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे अपने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। कितने नंबर पे फोकस करेंगे? सबसे पहले 60 मार्क्स पे अपना फोकस करने वाले हैं। फिर शुरुआत करेंगे डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के टॉपिक बहुत एडवांस्ड है। एडवांस मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल्स वाले टॉपिक है। आप प्रोफेशनल लेवल में आ गए। प्रोफेशनल जिन टॉपिक से डील करते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको उतना इंटरेस्टिंग बना दूं, जहां तक मैं लाइव एग्जांपल्स आपको दे सकूंगा कि ऐसा होता है, इसकी वजह से ये आया। तो आपको पढ़ने में बड़ी मजा आने वाली, रिटेन भी बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं आमतौर पे रिपीटेटिव आते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के आमतौर पे मतलब 30 नंबर में करीब 10 से 15 नंबर का रिपीटेटिव आता है। फिर हम लोग कस्टम पे अपना फोकस करेंगे, उसमें भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम पास कैसे होगा? इस पूरे में अपने को कितने मार्क्स चाहिए? ये तो बताया गया होगा आपको। पूरे मार्क्स कितने चाहिए आपको पता है? आपको 40% इंडिविजुअल चाहिए एंड 50% एग्रीगेट चाहिए। अगर मैं देखता हूँ कि क्या टैक्स में, देखो आपको सबसे ज्यादा जो डर लगता होगा, आई थिंक टैक्स से डर लगता है सबसे ज्यादा, है ना? ये फ्रैंक बात है। अगर मैं देखूं क्या इसमें हम 40 बना सकते हैं? हम केवल अगर 40 की पहले बात करें, पढ़ाई तो हम लोग करके चलेंगे कि एग्जाम में 70 ले आए, ठीक है। लेकिन अगर हम 40 की बात करें, क्या हम 40 बना पाएंगे? जीएसटी, 60 नंबर का जीएसटी है। गिरी से गिरी हालत में आप बताओ, आप कितने ले पाओगे जीएसटी में? सब कुछ पढ़ के जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते होंगे, तब भी अगर बिल्कुल कंजर्वेटिव सोचो तो जीएसटी में आप कितने नंबर ला पाओगे? 50? नहीं। 40? नहीं। 30 ला पाओगे? चलो मैंने 30 मान लिया, बहुत ही बिल्कुल आधा कर दिया, 30 मान लिया। डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 नंबर की है। 25? 20? नहीं। 15? 10 ले आओगे? कस्टम 10 नंबर की है, 5 मान लो यहां ले आए। क्योंकि इस 10 में एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा जो आता ही आता है, 5 नंबर का तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आएगा ही आएगा। तब भी 45 बन रहे हैं बेटा, फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
ये मैंने तब बोला है जब बिल्कुल ही बच्चा बहुत कंजर्वेटिव होकर के अगर अपनी मार्किंग को जोड़ता है तो ये बनता है। आप तो शुरुआत से मेहनत करके चलेंगे, अपना बहुत अभी अपने पास समय, अच्छा खासा समय है, मेहनत करके चलेंगे। आपका टारगेट लेकर के चलिए 70-80 मार्क्स का। जब आप 70-80 का टारगेट लेकर के चलेंगे ना, तब 50-60 पे लाई करेंगे। टारगेट बड़ा बनाना है, ठीक है? और पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है? पूरा 100 नंबर के पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं, फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर आपने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, आप पेपर ही अटेम्प्ट करके आए हैं 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, तो पास होने के चांसेस यकीन मानिए बहुत कम हो गया। आपको सबसे पहले शुरुआत से ये रखना है फोकस कि आपको पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब इस पे एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, वो भी टैक्स का पेपर ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच पेपर आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो ऐसे नहीं पूछ रहा हमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। इतना हलवा तो पेपर देखिए नहीं आने वाला। प्रैक्टिकल अप्रोच आ रहा है, हम लोग करके चलेंगे, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं मैं सब करके चलूंगा। एक चीज लेकिन आपको करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम में मिलने तो 3 ही घंटे, उस 3 घंटे के अंदर ऐसा ना हो कि आपका टाइम खत्म हो गया, 70-80 मार्क्स का आप कर पाए, 3 घंटे उड़ गए। ये अगर हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। रीजन मीन वही पेपर सभी बच्चों के पास होगा ऑल ओवर इंडिया, सेम पेपर होगा, सभी के पास 3 घंटे होंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने पूरे अटेम्प्ट करे होंगे? बहुत होंगे ऐसे। आपको अपनी स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा, जिसका तरीका ये होगा कि आपको घर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लिखित में प्रैक्टिस करने हैं। अब एक जो आपकी एमसीक्यू ने आदत को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, वो क्या है पता है? आपकी राइटिंग हैबिट जो थी ना, टेक्स्ट वगैरह के पेपर में सॉल्व करना। थियोटिकली तो चलिए आपने एग्जीक्यूटिव में किया, कंपनी लॉ के क्वेश्चंस बड़े बड़े लिख लेते, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करने में आपकी आदत छूट गई। आदत क्या छूट गई वो भी बता दे रहा हूँ। आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, बट कई कैलकुलेशंस आप केवल कैलकुलेटर पे छोड़ के आ जाओ। कैलकुलेटर मतलब आपने किया और आपने कहा ये आंसर आ रहा है, वहां पे उसको चाहिए वर्किंग नोट्स के साथ कि ये फिगर आई तो आई कहां से, ये आप उसको बताएंगे ना। जब तक आप उसको अपने आंसर्स बताएंगे नहीं, तब तक आपके नंबर नहीं आने वाले। एक बड़ी छोटी सी बात सीख लीजिए, आपका जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, आप जो उसमें लिखोगे वो सिंपली आपका एडवर्टीजमेंट है। जो दिखता है साहब वही बिकता है। पेपर ऐसा बना के आना है कि जब सामने वाला पढ़े ना तो गदगद हो जाए, यानी उसको लगे कि वो बच्चे से बात कर रहा है। आपकी कहीं ना कहीं शक्ल, आपकी शक्ल मतलब एग्जैक्टली तो आ नहीं पाएगी, बच्चे की एक शक्ल उसके दिमाग में छप जाए। यानी आपके दिमाग में जो है सब लिख डालो। सब लिख डालो मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं कि ये इसलिए हुआ है बिकॉज ये प्रोविजन था इसके ऊपर। जब आप सारी बातें उसको बता के आओगे ना, और उसको पता चल जाएगा कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो आपको नंबर दे देगा। एक और बात जो मैं आपको केवल टैक्स के पेपर के लिए कह रहा हूं, जब आप टैक्स का पेपर करना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं आपको इसलिए बातें बता पा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग जो मार्केट्स में पेपर को चेक करते हैं, तो उनसे मैं कई बार बातचीत करता रहता हूं, तो एक बार उनका भी नजरिया समझता हूं कि एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो क्या नजरिए से रख रहा है। जब आप पेपर करते हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तो जरा समझिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन 4, 6, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट भी मना नहीं कर रहा। बट एक सेकंड के लिए सोच के देखो, जो इंसान आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको बड़े लिमिटेड पैसे मिलते हैं साहब, 100 रुपए पर कॉपी उसको मिलता है, बहुत ही लिमिटेड पैसे मिलते हैं, कॉपीज के बंडल होते हैं। जब आपका वो पेपर लेके बैठा, उसने देखा क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ा उसने अपने हिसाब से, नंबर दिए। बगल में देखा क्वेश्चन 4, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, ह्यूमन बीइंग है, उसके दिमाग में आ जाता है यानी 2 और 3 में इसको दिक्कत थी। आपने उसको प्राइमा फेसी दिखा दिया कि हमें सेकंड और थर्ड नहीं आ रहा था। आपको साहब ये काम नहीं करना है। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो हो सकता है कि आपको कोई ना बताए। टैक्स के पेपर में खास तौर पे आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप, हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सेकंड बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो उसका तरीका है ना, हर क्वेश्चन आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए पेज स्किप कर दीजिए, पेज छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।
लेकिन बाद में कर दीजिएगा, पता चले बाद में भूल ही गए या ब्लैंक पेज आपने छोड़ दिए और उसने पीछे गया ही नहीं चेक कर रहे, उसको लगा पेपर यहीं खत्म हो गया। बाद में कर दीजिएगा। अगली बात, आप मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, कई बार ये जो छोटी छोटी बातें ये होती हैं एग्जाम में, जब प्रैक्टिकली आप पहुंचेंगे तो आपके साथ होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आपने क्वेश्चन किया और आपसे गलत हो गया, हो सकता है ह्यूमन बीइंग हम सब, गलत हो गया, आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा सॉल्व करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आपसे वो क्वेश्चन गलत हुआ, आप तुरंत उसको काटते हैं और फिर अगले पेज में जाते हैं दोबारा सॉल्व करने। ऐसा मत करिए, पहले आप अगले पेज में जाइएगा दोबारा सॉल्व करने, पहले काटिएगा मत। हो सकता है दोबारा बार भी आप ना कर पाए, आपको लगे पहला वाला ज्यादा बेटर, तो कम से कम एक स्कोप तो है दूसरा वाला काटने का। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको दिखाइए नहीं, देखिए वो वहां बैठ करके आप उसको जो दर्शाएंगे ना कि देखो ये गलत हो गया हमसे, ये भी देखो हमसे गलत हो गया, हम इतनी बार गलत करके आ रहे हैं, वो गलती है, वो नहीं करना। सारे वर्किंग नोट आपके होने चाहिए। अब एक डाउट बच्चों का नॉर्मली मेरे पास ये भी आता है कि सर जब हम टेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वर्किंग नोट पहले हो कि वर्किंग नोट बाद में हो, बताओ आपके हिसाब से क्या होगा? बाद में? देखिए मैं बताऊं आपको, सच ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले वर्किंग नोट दे दो, बाद में वर्किंग नोट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसर्स की वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चाह करके भी आपके नंबर ना काट पाए, उसको लगे नहीं यार हम कैसे काट दे इस बच्चे के नंबर, हमें देने इस बच्चे को नंबर, उससे कोई फर्क नहीं, इंसान चेक कर रहा है आपका पेपर। एग्जाम में बैठ के 10 घंटे ये मत सोचना कि वर्किंग नोट ऊपर लिखे कि नीचे लिखे, पहले कैसे दिखाएं, जो जो आता जाए लिखते जाओ। हाँ, हर चीज का वर्किंग नोट होना चाहिए, जितने कैलकुलेशंस हैं या जितनी आपकी एजम्पशंस हैं, आपने किसी चीज को कुछ एज्यूम किया है तो आप एज्यूमशन वहां पे डाल दीजिए कि हमने ये चीज करी है, ये एज्यूमशन थी। एमसीक्यू में तो हम एज्यूमशन नहीं डाल पा सकते थे, लेकिन यहाँ तो एज्यूम कर सकते हैं ना। मान लो कोई एज्यूम तब करेंगे जब कोई चीज क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगी, अगर सारी चीजें क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा है आम, तो हम आम ही लेंगे, इमली एज्यूम नहीं करने वाले। यहां तक समझ में आ गया? क्या शुरू करने वाले हैं आज हम लोग फिर? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? वैसे तो आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, और फिर पार्ट टू में डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, एक बड़ा ब्रीफली जरा बताना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हाँ बताइए। हम्म, बिल्कुल सही, देखिए मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पे लग रहा है, जिस व्यक्ति पे लेवी हो रहा है, वो ही उसका बर्डन भी झेल रहा है। सपोज करिए, मान लीजिए आप कल को कंपनी सेक्रेटरी बन के जॉब करते हैं, आपका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 1 CR का पैकेज लग गया। जब बोल रहे हैं तो सुबह सुबह अच्छा अच्छा बोला जाए, है ना? 1 CR का पैकेज लग गया आपका। अब उस 1 CR पे गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेगी, यस और नो? बिल्कुल लेगी। आप जो इनकम टैक्स पे करेंगे, मान लीजिए उस पर 30 लाख रुपीज का 30 लाख रुपए का टैक्स बना, जो 30 लाख का आप टैक्स उस पर पे करेंगे, क्या आप उसका पैसा, उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं? क्या आप पड़ोसी के घर जाकर के उसकी बेल बजा के कह सकते हैं शर्मा जी हम 30 लाख रुपए का टैक्स दे के आए, लाइए 30 लाख रुपए लाइए? नहीं, डायरेक्ट टैक्स जिस पे लग रहा है वही उसको झेल रहा है, जो इनकम कमा रहा है वो इनकम टैक्स दे रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं। आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या बेचते हैं, आप ये पेन बेचते हैं, पेन पे गवर्नमेंट ने मान लो कह रखा है इतने परसेंट जीएसटी लेना है। अब आप 10 रुपए का पेन बेच रहे हैं, मान लो 1 रुपए का जीएसटी थोड़ी देर मान लेते हैं, तो आप पेन जो बेचोगे वो कितने का बेचोगे? 11 रुपए का। जब आप 11 का पेन बेचोगे, यानी कस्टमर से आप 11 रुपए लोगे, 11 में 10 आप अपने पास रखोगे और 1 रुपए जमा कराओगे गवर्नमेंट के पास, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में जमा आपने कराया, लेकिन अल्टीमेट बर्डन कौन झेल रहा होगा? कंज्यूमर झेल रहा होगा उस, राइट? इतना अपने को क्लियर था। अब मैं आ जाता हूं जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी आने से पहले, जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी कब आया बेटा? 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी आने से पहले अभी मैंने बताया करीब करीब 17 ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो जीवित थे। जीएसटी आने से वो मर गए और जीएसटी आ गया। पहले क्या होता था, पहले की क्या कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी आया, वो समझ। मान लीजिए, मान लीजिए आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, ये मैं आपको प्री जीएसटी सिखा रहा हूँ। प्री जीएसटी का मतलब हो गया बिफोर 1 जुलाई 2017। अगर आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो देनी पड़ती थी बेटा एक्साइज ड्यूटी। क्या लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अगर आप सेल कर रहे हैं गुड्स की सेल कर रहे हैं, वो भी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब बेटा विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो लगता था वैट। ये एक स्टेट से सेम स्टेट मतलब यूपी का यूपी। और अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, गुड्स की सेल कर रहे हैं, तो पता है क्या लगता था? बताओ क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। आपको कैसे पता होगा? आपने कभी पढ़ा नहीं, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते थे, सर्विस प्रोवाइडर हैं अगर आप, तो लगता था सर्विस टैक्स। ये अलग अलग एक्ट थे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट। अब जरा समझना होता क्या था। जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी आने से पहले, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? मैं गुड्स बेच रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सर्विस प्रोवाइडर हूं। मैं किस में रजिस्टर्ड होऊंगा? पहले जीएसटी आने से पहले हम किस में रजिस्टर्ड होंगे? कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है, किस में रजिस्टर्ड होंगे? सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे। अब जरा समझना पहले क्या होता था। मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, तो सर्विस टैक्स भी जाहिर सी बात है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिखे, सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स था। बट होता क्या था वो समझिए। मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए मेरे को भी बहुत सारी इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करने पड़ते थे। मान लो लैपटॉप, एसी, ये सारी चीजें परचेज करनी पड़ती थी। अब मैं एसी खरीदने गया, क्लासरूम में लगाने के लिए एसी परचेज करने गया, तो एसी जो इंसान बेच रहा होता था वो उस पे लगाता था वैट। विद इन स्टेट एसी खरीदने गया तो एसी पे क्या लगता था? वैट। बिल में मान लो 40,000 का एसी है, प्लस मान लेते हैं 10,000 का वैट लग गया, 50,000 का एसी मेरे को मिला, 50,000 का एसी मेरे को मिला और मैंने एसी लगा दिया। ये जो 10,000 रुपए का मैं वैट पे करके आया, वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता था, जो वैट पे करके आया, इसका कोई आईटीसी मैं बुक नहीं कर सकता था। आईटीसी थोड़ा बहुत समझते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाकी जब टॉपिक आएगा तो उस पर बहुत डिटेल में जाएंगे। उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलता था। कारण क्या था, क्यों नहीं मिलता था? कारण ये था कि मैं तो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, मैं वैट में तो रजिस्टर्ड था ही नहीं। मैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं एसी थोड़ी ना बेचता हूं। मैंने तो एसी खरीदा ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे। मैंने लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा ताकि मैं क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं, यानी ऑफिशियल यूज के लिए खरीदा, अपने बिजनेस से संबंधित यूज के लिए खरीदा, जिस पे जब मैंने खरीदा तो वैट पे किया, उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलता। अब जब आईटीसी नहीं मिलता था तो मेरे लिए जो एसी की कॉस्टिंग होती थी, मैं 50,000 रुपए दे के आया तो पूरी 50,000 मेरी कॉस्ट है। लेकिन आज जमाना बदल गया। अब मैं वैट में, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, इनमें से कोई किसी में रजिस्टर नहीं, क्योंकि सब खत्म हो गया ये सारी चीजें मोटी मोटी। तो आज की तारीख में मैं आपको कोचिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं किस में रजिस्टर्ड हूँ? जाहिर सी बात है मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ। अब जब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तो होता क्या है, मैं आज अगर एसी खरीदता हूँ तो जिससे मैंने एसी खरीदा, मान लो 40,000 का एसी, 10,000 का टैक्स, तो वो बिल में 40,000 दिखाएगा वैल्यू ऑफ एसी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी, इन शॉर्ट जीएसटी। 10,000 रुपए का जीएसटी लगाएगा। अब तो वैट नहीं लगाएगा ना, क्या लगाएगा? जीएसटी लगाएगा। यानी 50,000 मैंने उसको पे करे और मेरे पास एसी आ गया, मैंने एसी लगा लिया। गवर्नमेंट मेरे से कहती है सर जी, हमने कहा जी बताए, कह रही सर आप अपने लिए एसी की कॉस्टिंग 40,000 मानना, केवल 50 मत मानना। हमने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, हम 50,000 दे करके आ रहे हैं, अभी नगद पैसे दे के आ रहे हैं, चेक काट करके आ रहे हैं, आप कह रहे 40,000 मानना, 50,000 गए मेरी जेब से। गवर्नमेंट कहती परेशान मत होइए सर जी, ये जो 50,000 गए हैं आपके पास इनवॉइस है, इसमें लिखा है कि 10,000 रुपए का आप टैक्स पे करके आए हैं, खरीदी पे, परचेज करने पे टैक्स पे करके आए हैं, ये हम आपको क्रेडिट के रूप में अवेलेबल करा देंगे। हमने कहा मतलब? कह रहा इसका मतलब ये है कि जब आप आउटपुट टैक्स भरोगे, कोचिंग पे जो आउटपुट, कोचिंग सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोवाइड जो करता हूँ वो आउटपुट होता है,
जो खरीदता हूं वो इनपुट। आउटपुट टैक्स जो भी निकलेगा, हमने मान लो मैंने कोचिंग प्रोवाइड करी और मेरा इस महीने का आउटपुट जीएसटी बन रहा है 1 लाख रुपए, फिर आप 1 लाख मत हमारे पास जमा कराइएगा, आप केवल 90,000 हमारे पास जमा करा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 10,000 का आईटीसी पड़ा हुआ है। हमने कहा अरे वो तेरी, मेरे लिए कॉस्टिंग कम हो गई साहब। जब मेरे लिए कॉस्टिंग कम हो गई तो जाहिर सी बात है मैं अपनी चार्जेस भी कम रखूंगा। पहले क्या था, पहले जब एक बिजनेसमैन, तो देखिए क्या करता है बिजनेसमैन, हर कुछ किससे वसूलने की कोशिश करेगा, कस्टमर से, वही बिजनेस है उसका। पहले क्या था, जब बिजनेसमैन कोई चीज खरीदता था तो क्रेडिट कुछ कुछ चीजों पे मिलता था, ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं था, कुछ कुछ चीजों पे मिलता था, लेकिन हर चीज पे क्रेडिट नहीं था। जब किसी चीज पे अगर क्रेडिट नहीं था तो यानी उसकी वो कॉस्टिंग बन जाती थी। कॉस्ट जब बन जाएगी उसकी, टैक्स का पार्ट को भी वो कॉस्ट में तब्दील हो जाएगा, तो अगली बार जब वो बेचेगा तो वो और महंगा हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक दुकानदार है, एक ट्रेडर है। ट्रेडर क्या करता है बेटा, सामान खरीदता है और बेचता है। मान लो एक ट्रेडर है, पेन खरीदता है बना बनाया और बेचता है। वो ट्रेडर केवल रजिस्टर्ड होता था एक एक्ट में, अगर विद इन स्टेट मान लो बेच रहा है, एक एक्ट में रजिस्टर्ड होता था। बता सकते हैं इसमें से कौन से में? वैट में रजिस्टर्ड होता था। अब ट्रेडर को जरा समझो, ट्रेडर वैट में रजिस्टर्ड है, पेन खरीदने पे जो वैट लगा उसका वो टैक्स का क्रेडिट बुक कर लेता था, आईटीसी बुक कर लेता था। फिर पेन बेचता था, वैट लगता था, माइनस कर लेता था। लेकिन वो ट्रेडर और भी चीजें यूज करता था अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मान लो उस ट्रेडर ने अपने यहां टेलीफोन लगवा रखा है, लैंडलाइन फोन या पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, उसका बिल आता है। जब 1 जुलाई 17 से पहले की बात कर रहे हैं, बिल आता था। बिल में क्या लग के आता होगा? सर्विस टैक्स लग के आता है। वो सर्विस जो मोबाइल कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करी, सर्विस टैक्स लग के आता था। जब बिल में सर्विस टैक्स लग के आता था, उसको पे तो पूरा बिल करना पड़ता था। मान लो 700 रुपए का फोन का बिल आया, 100 रुपए का सर्विस टैक्स, 800 रुपए, 800 आया, तो पूरा 800 पे करता था। और ये जो 100 रुपए का सर्विस टैक्स वो पे करके आया, इसका उसको क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि वो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं होता था। वो किस में रजिस्टर्ड था? वैट में रजिस्टर्ड था। अब जरा समझो होता क्या था, उसको पता है कि भैया उसकी जेब से 800 गए, तो वो अपनी कॉस्टिंग 800 जोड़ता था। यानी जब पेन बेचने का प्राइस वो तय करता था, तो जब खर्चे जोड़ेगा तभी तो देखेगा कितने का पेन बेचना है। इतना मेरा खर्चा हुआ, इतने रुपए के मेरे को प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो मेरे को पेन इतने का बेचना है। तो जब वो कॉस्टिंग जोड़ता था तो 800 रुपए की कॉस्टिंग जोड़ता था, तो जाहिर सी बात है पेन जो बेचता होगा वो थोड़ा सा महंगा बेचता होगा कि रिकवरी हो जाए। आज क्या होगा, आज अगर वो सेम चीज अगर समझे जीएसटी रिजाइन में, तो वो पेन बेचने वाला कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होगा? जीएसटी में। टेलीफोन कंपनी का जो बिल आएगा उसमें क्या लग के आएगा? जीएसटी लग के आएगा। क्या उस जीएसटी का वो आईटीसी बुक कर सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। और समझ लीजिए, मान लीजिए वो पेन का कारोबार करता था और उसने अपने बिजनेस का, अपने ऑफिस का इंटीरियर कराया, इंटीरियर डेकोरेटर को अपॉइंट किया। इंटीरियर वाले ने कहा सर 1 लाख रुपए प्लस सर्विस टैक्स लूंगा। पहले सर्विस टैक्स था, इंटीरियर वाला तो सर्विसेज दे रहा है। वो जो सर्विस टैक्स लगा 18%, मान लो उस पर सर्विस टैक्स लग गया, 1,18,000 रुपए का बिल बना, वो 18,000 का आईटीसी बुक नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थे। यानी कहीं ना कहीं आईटीसी की एक चेन जो थी वो ब्रोक हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, खत्म हो रही थी, रुकावटें आ रही थी। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टैक्स पे टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता ना, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। जब कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा तो पता है क्या होगा? जैसे मान लो सपोज करो आप कोई सामान खरीद के लाए 100 रुपए का, उस पर टैक्स पे किया 10 रुपए का, टोटल कितना हो गया बेटा? 110। मान लो इस 10 का आईटीसी अगर नहीं मिलता, नो आईटीसी, तो आपकी कॉस्ट कितनी होती? 110। फिर आप इस पे प्रॉफिट जोड़ते, व्यापार करने बैठे हैं, मान लो आपने कहा प्रॉफिट जोड़ लेते हैं हम इसमें 40 रुपीज का प्रॉफिट। तो आप कहते ही इसका सेलिंग प्राइस बना 150, सेल प्राइस बना 150 रुपए का। फिर बेचने पे इस पे बेटा टैक्स लगता, जो भी सेल्स टैक्स वगैरह लगता, जीएसटी आने से पहले फिर लगता। मान लो 10% का टैक्स होता, तो आप पूरे 150 का 10%, 15 रुपए का टैक्स निकालते, 165 आता टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस 165 आता। लेकिन अब यही चीज को अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, अब अगर आप कोई चीज 100 रुपए की खरीदते हैं, 10 रुपए का उस पर टैक्स आप पे करके आते हैं खरीदते समय, यानी टोटल 110 हुआ।
गवर्नमेंट कहती है लेकिन आप 110 को अपनी कॉस्ट मत मानना, हम इस 10 का आपको आईटीसी दे देंगे, यानी आज की तारीख में मेरे को आईटीसी मिल जाता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, मेरे को आईटीसी मिल जाता है। जब मेरे को आईटीसी मिल जाता है तो मैं आज अपनी कॉस्ट केवल बेटा 100 मानूंगा। जब 100 की कॉस्ट मानूंगा और मैंने कहा मैं प्रॉफिट 40 ही कमाता हूं, प्रॉफिट 40 जोड़ूंगा तो सेलिंग प्राइस बैठा 140 का। यहाँ 150 क्यों था और यहाँ 140 क्यों है? वहां का 10 का टैक्स का फर्क था। अब मैं इस पे 140 पे टैक्स गवर्नमेंट कह रही बेचते समय भी टैक्स लगेगा, मान लो 10% का ही रेट है तो 140 का 10% 14 का टैक्स है, तो मेरा जो टोटल सेल प्राइस आएगा वो 154 आने वाला है। अब क्या होगा, कंज्यूमर के एंड पे पहले समझे जिसने पेन खरीदा मेरे से, वो जब मेरे से पहले पेन खरीदता था तो वो कहता था मेरे को पेन पड़ा, वो कंज्यूम कर रहा है, मान लो उसको आईटीसी नहीं मिलता है, दोनों ही केसेस में मान रहा हूं कि कंज्यूमर पेन खरीद रहा है सीएस के एग्जाम देने के लिए, तो वो कहता था मेरे को पेन पड़ता है 165 का, आज उसको पेन पड़ रहा है 154, यानी उसके एंड पे एक देखा जाए तो महंगाई कम हुई। गवर्नमेंट ने पहली बात तो ये कही कि आईटीसी मिलने से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में थोड़ा कम होगा, लोगों को अपनी प्राइस खुद ही लोग कम कर लेंगे क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, कंज्यूमर को एक तो फायदा मिला। दूसरी बात, मेरे एंड पे समझो, मैं पेन जब खरीदता था तो टैक्स पे करके आता था, खरीदने पे 10 रुपए का पे करके आता था, इसका कोई आईटीसी मेरे को मिलता नहीं था, मेरी जेब से टैक्स जाता था 10 रुपए का। फिर जब पेन बेचता था तो मैं सामने वाले से 15 रुपए का टैक्स लेता था, सामने वाले से मतलब जिसको पेन बेच रहा होता था उसे कहता था 15 रुपए टैक्स दो। ये 15 भी गवर्नमेंट हड़प जाती थी, गवर्नमेंट कहती 10 तो हमारे पास है उसका आईटीसी हम दे नहीं रहे, 15 भी हमको दो, यानी गवर्नमेंट के पास पहुंचा 25 का टैक्स, यानी मेरे ऊपर 25 का इंपैक्ट आया, 25 का बर्डन आया। आज क्या होगा, आज मैं जब पेन खरीदूंगा तब तो अपनी पॉकेट से 10 रुपए पे करके आऊंगा, उस समय तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं अपनी जेब से 10 रुपए पे करके आऊंगा, बाद में मैं कस्टमर से 14 और ले आऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अब तुम हमारे पास, हमने टैक्स गवर्नमेंट को भी 10 पे कर दिया पेड, गवर्नमेंट कहती है अब 14 मत पे करो, 14 में 10 का तुम्हारे पास क्या पड़ा है आईटीसी, हमको 4 और पे कर दो, गवर्नमेंट को केवल 14 चाहिए। आपने कंज्यूमर से लिया कितना है इस केस में, 14, तभी इसका मतलब है कि अल्टीमेट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर की जेब पे पड़ा है। बट यहां पे तो अगर आप देखिए, आपने कंज्यूमर से लिया था 15 बट गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है 25, कहीं ना कहीं 10 का इंपैक्ट आपने झेला, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो कोई इंपैक्ट खुद नहीं चलता, आपने सेलिंग प्राइस ही 150 रखा, इसीलिए सामान महंगा हो रहा था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। जब हमने 150 रुपए में 10 रुपए का टैक्स जोड़ दिया तो उस 10 पे भी तो यहाँ पे 15 रुपए जो ये टैक्स आया उस 10 पे भी तो टैक्स निकला, इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी ने बहुत सारे काम कर दिए, कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव कर दिया, आईटीसी का सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट दिया कि अगर आप बस शर्तें जो हमारी हैं, जो कंडीशंस कुछ आएंगी, सेक्शन 16 कुछ बताएगा जीएसटी एक्ट का, वो कंडीशंस अगर आप पूरी कर रहे हैं आप लेते जाइए आईटीसी, हम बिल्कुल मना ही नहीं करते, आप ले जाइए, बस कंज्यूमर को नहीं मिलेगा, जो अल्टीमेटली वो कंज्यूम कर रहा है उसको नहीं मिलेगा, और वो तो जाहिर सी बात है उसको कैसे मिल जाएगा। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हुआ, यहां तक बात समझ में आई। एक और चीज, पहले मैंने आपको बताया इतने सारे एक्ट लगते थे, इतने सारे टैक्सेस थे, जब इतने सारे टैक्सेस थे ना बेटा, तो टैक्सेबल इवेंट्स भी बहुत ज्यादा थे। अब ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिस इवेंट पे टैक्स लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है कि आपने ऐसा कुछ किया कि आप टैक्स लाइबिलिटी के दायरे पे आ गए। जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अगर आपने किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी है तो एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, किसी चीज की सेल करते थे विद इन स्टेट तो वैट लग जाता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी इंटर स्टेट सेल करते थे तो सीएसटी लग जाता था, वो उसके लिए टैक्सेबल इवेंट था। सर्विस प्रोवाइड करते थे, ये टैक्सेबल इवेंट है, इस पे सर्विस टैक्स लग जाता था। यानी जरा समझो, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन या तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ ले जा करके या अपना बिजनेस कर ले, यानी कहीं ना कहीं टैक्स के स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना था, इजी बनाना था, जिसकी वजह से जीएसटी लाया गया। और जीएसटी में केवल एक ही टैक्सेबल इवेंट है, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट नहीं, केवल एक टैक्सेबल इवेंट है जिसका नाम है सप्लाई, कि अगर आपने जो चीज करी अगर वो सप्लाई के दायरे में आती, सप्लाई क्या होती है वो भी हम समझेंगे, अगर वो सप्लाई है तो जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है, सप्लाई ही नहीं है जीएसटी का कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स गवर्नमेंट
जीएसटी लाने के पीछे अगला जो फायदा है लोगों का, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स खत्म हो गए। एक टैक्सेबल इवेंट है केवल और केवल सप्लाई, वो ही गवर्नमेंट कह रही आपको दिमाग में रखना। अगला सबसे बड़ा एडवांटेज जीएसटी का, आईटीसी तो है ही, उसके बाद का अगर कहें तो सबसे बड़ा एडवांटेज, पहले की टैक्सेस, ज्यादातर टैक्सेस ओरिजिन बेस्ड थे। ओरिजिन बेस्ड मतलब मान लीजिए आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा। मान लो मैंने यूपी से दिल्ली में कार बेची, यूपी से दिल्ली में कार बेची, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स बेचे, तो उस पर क्या लगेगा बेटा इन सब में पहले बताना? सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब बनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो एक्साइज तो लगी चुकी होगी, इसके अलावा बेचने पे सेंट्रल सेल्स टैक्स और लगेगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम से समझ में आ रहा है कौन लेता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होगा कि स्टेट का एक्ट होगा? सेंट्रल। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाने की पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एक्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन उसी को ही पावर देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, लेकिन उसके बाद अपना रेवेन्यू स्टेट्स को दे दिया। यानी स्टेट से गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपका जो कलेक्शन हो आप रख लेना, हमें सेंट्रल सेल टैक्स से कुछ नहीं चाहिए। लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्शन करते थे स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल ने छोड़ रखा था कि सीएसटी का भी पैसा स्टेट रख ले। अब सवाल आता था कौन सा स्टेट रख ले? मान लो हमने यूपी से दिल्ली माल बेचा, हमने यूपी से दिल्ली कार बेची, कौन से स्टेट के पास सेंट्रल सेल्स टैक्स का पैसा जाए? यूपी गवर्नमेंट, मान लो योगी आदित्यनाथ जी के पास जाए कि केजरीवाल भाई साहब के पास जाए, मफलर वाले भाई साहब के पास जाए? टैक्स था ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ है, जहां से माल बिक रहा है। सेलिंग स्टेट, सेलिंग स्टेट कौन सा हुआ मेरे इस एग्जांपल में? यूपी। यानी टैक्स मिलता था यूपी गवर्नमेंट की जेब में जाता था। बट इसका इंपैक्ट समझो, कार बिकी दिल्ली में, कार चलेगी कहां पे? दिल्ली में चलेगी। कौन सी सड़कों पे गड्ढे होंगे? दिल्ली में। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो मौकाए वारदात पे कौन सी, कहां की एम्बुलेंस, कहां की पुलिस पहुंचेगी? दिल्ली की। सारी सिरदर्दी किसकी? दिल्ली के गवर्नमेंट, जहां जाहिर सी बात है बिका है। लेकिन टैक्स कौन लेके बैठा है? यूपी गवर्नमेंट। बहुत बड़ी खामी। जीएसटी ने इस खामी को दूर किया। जीएसटी ने कहा नहीं, हम इसको ओरिजिन बेस नहीं रखेंगे, हम इसको डेस्टिनेशन बेस रखेंगे। यानी आज जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बिकता है तो हाँ, उसको हम सीएसटी तो नहीं बोलते, सेंट्रल सेल्स टैक्स तो नहीं लगता, आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, उसको आईजीएसटी बोलते हैं। जब आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बिकता है तो आईजीएसटी लगता है, शॉर्ट में हम सभी को जीएसटी बोल लेते हैं, जीएसटी लगता है। और ये जीएसटी का जो पोर्शन स्टेट्स को मिलता है वो ओरिजिन वाले स्टेट को नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन वाले स्टेट को मिलेगा, जो बेटर भी है, जो ज्यादा सही भी है, क्योंकि डेस्टिनेशन वाला ही स्टेट ज्यादा इंपैक्ट झेलेगा, चीजों का उसी क्या यूज होगी, तो अल्टीमेटली खर्चा भी उसको होगा, तो टैक्स भी तो उसको मिलना चाहिए। अब इससे आप कहेंगे यूपी वाले का नुकसान हो गया। यूपी वाले को जो टैक्स मिलना था वो दिल्ली वाले को मिलेगा, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हमारा नुकसान हो गया। पता ही सही कह रहे हैं, उनका नुकसान हो गया। अरे उल्टा समझिए, जब दिल्ली से यूपी बिकेगा कोई चीज तो यूपी वाले को मिलेगा। अल्टीमेटली नुकसान देखा जाए तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का बहुत भयानक नुकसान हो जाएगा उसकी वजह से, लेकिन तब भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि भाई साहब आप डेस्टिनेशन बेस लेकर के आ रहे हैं, हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। कुछ स्टेट ऐसे सोचो जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और बाकी स्टेट्स को वो माल बेचते हैं। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ तो हम तो माल बेचते हैं, आज तक हमको जो कलेक्शन मिलता था वो सब तो दूसरी गवर्नमेंट को मिलेगा, हमारे यहाँ तो इतना क्या कहते हैं माल बाहर की स्टेट से आता नहीं है, हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। यानी कुछ स्टेट्स ने मानने को इनकार कर दिया। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट तुम परेशान ना हो, अगर जीएसटी के आने की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो नुकसान ओरिजिन या डेस्टिनेशन की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। यानी जीएसटी आने की वजह से अगर तुम्हारा कलेक्शन कम हुआ तो अगले 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी, और 5 साल बाद जीएसटी काउंसिल मीटिंग करके देखेगी कि अब इस जीएसटी कंपनसेशन वाले एक्ट की जरूरत है कि खत्म कर दे।
अगर जरूरत है तो एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो खत्म कर देंगे। चली गई बात दिमाग तक। अच्छा एक बात आना, जब जीएसटी आया तो आप लोग तो जाहिर सी बात है अब तो बड़े हैं, आपने ऐड देखा होगा टीवी पे, जीएसटी जब गवर्नमेंट ला रही थी, जीएसटी का बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ। एक देश, नहीं याद है आपको, पीवी सिंधु ऐड करती थी, नहीं याद, चलो पुरानी बात हो गई। टैक्स ऐसे हुआ, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी वाकई एक है क्या? आपको पता है टोटल 35 एक्ट हैं जीएसटी में, 35 एक्ट है। 35 कैसे हैं पहले मैं उस पर भी चर्चा करता हूं जरा। टोटल 35 एक्ट हैं बेटा जीएसटी। देखो, एक है सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट तो एक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक है आईजीएसटी एक्ट। एक है, बता सकते हैं कौन सा? एसजीएसटी? नहीं, गलत आप बता रहे हैं। एक है यूटीजीएसटी एक्ट, जिसके अंदर आज की तारीख में 5 यूटीज हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। कितने हुए गिनो? 4। और 31 है एसजीएसटी एक्ट। 31 स्टेट जीएसटी एक्ट हैं साहब, टोटल करिए। अगर मैं आपसे कहूं आपको प्रोफेशनल पास होने के लिए 35 एक्ट पढ़ने, बेहोश हो जाएंगे? परेशान ना हो, ये 35 हैं, लेकिन 35 एज इट इज आपको नहीं पढ़ने। क्या हुआ जरा समझो, ये 35 क्यों बनाने पड़े, उसका कारण समझो। जब हमारे इंडिया में जीएसटी लगने की बात हुई कि जीएसटी लगाया जाए, तो अब लगाया कैसे जाए उस पर चर्चाएं हुई। देखिए इसीलिए इतना डिले हुआ। आपको पता है फ्रांस में सबसे पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी लगा दिया था 1954 में, और अपन ने जीएसटी लगाया 1 जुलाई 2017 में। अगर डिफरेंस देखें तो करीब करीब 63 इयर्स हमें लग गए। यानी ऐसा नहीं कि हम बहुत ही तेजी से डेवलप होते हुए कंट्री, बट ये कह सकते हैं देर है दुरुस्त है। ये देरी के बहुत सारे फैक्टर थे, जिसमें एक फैक्टर जो मेन फैक्टर था वो जरा समझते हैं क्या था। जीएसटी आने के पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी जानते हैं, भारत का संविधान, वो ही पावर देता है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की। वो कहता है कि नो टैक्सेस शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना लॉ की अथॉरिटी के कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के हम 7th शेड्यूल को देखते हैं तो उसमें 3 लिस्ट प्रिस्क्राइब है। 3 लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, शायद छोटे में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन हालांकि जब स्कूल वाले पढ़ा रहे होते हैं तो आप कॉपी के पेजेस फाड़ फाड़ के बॉल बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं, जो टैक्सेस लिखी हैं, जो चीजें लिस्ट बनाई हुई हैं, उस पर टैक्स लगाने की पावर होती है केवल एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखे हुए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो लिखे हैं वो दोनों की मिली भगत से लगता है, दोनों की अप्रूवल से लगता है। अब था क्या, जो हम बात करते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे, इन सब पे टैक्स लगाने की पावर लिखी थी यूनियन लिस्ट में। यानी ये जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना बेटा, ये जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में लिखा था। विद इन स्टेट माल बेचने पे टैक्स लगाने की पावर लिखी गई थी स्टेट लिस्ट में, यानी वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा आउटसाइड स्टेट टैक्स लगाने की पावर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने की, किसके पास लिखी गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेल टैक्स वो लगाती थी, हालांकि उसने कह रखा था कि स्टेट तुम ले लेना पैसा। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, वो अपने पास ही रखती थी। अब हुआ ये, इसके अलावा बहुत सारे और टैक्सेस थे जो स्टेट लगाती थी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, दुनिया भर की लिस्ट थी। पहले अगर कभी आप पिक्चर देखने जाते हो, टिकट को कभी गौर से देखा हो, हालांकि उसमें मन नहीं होता किसी का, इंसान कहता है पैसे दीजिए, 200 रुपए दीजिए, आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे। लेकिन हम लोग कहीं पहुंचते हैं ना, तो पहले पता नहीं आदत ही में आ गया है, पहले बिल देखते हैं क्या क्या लगाया है इसने, है ना। तो पहले टिकट में लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट लेती थी।
तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो सेंट्रल लगा रही थी, बहुत से ऐसे थे जो स्टेट लगा रही थी। जीएसटी आने से सेंट्रल टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए इनडायरेक्ट के कि स्टेट वाले सब्स्यूम्ड हुए, कि दोनों दोनों सब्स्यूम्ड हो गए। सब्स्यूम्ड होने का मतलब होता है समा गए जीएसटी में। अब दोनों समाने थे, इसका मतलब सारे स्टेट्स की सहमति चाहिए थी, सारे स्टेट्स की हामी चाहिए थी। इतना बड़ा देश, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पे सभी की हामी करवाना, वो भी ऐसा पोजीशन जो एक दूसरे पे कुर्सी फेंकने के लिए तैयार है, उससे हामी करवाना बड़ा मुश्किल टास्क। स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया नहीं, हम ना कर पाएंगे, हमें जीएसटी नहीं लाना अपने यहाँ, हम नहीं लाने वाले अपने यहाँ जीएसटी, हमें वही रखना है, हमारा कलेक्शन कम हो जाएगा। बहुत समझाया गया, बहुत मनाया गया कैसे जीएसटी लाएं, और कंट्रीज में देखा गया कि कैसे किया जाए। करीब करीब आज की तारीख में 160 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जीएसटी लगा चुकी है। अब तो ये नंबरिंग बढ़ गई होगी। बाकी कंट्रीज में देखा गया तो अलग अलग मॉडल्स पता चले। एक मॉडल पता चला, ऑस्ट्रेलियन मॉडल एक पता चला, जहां पे होता क्या है कि पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और फिर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट्स को, जिसका जितना है अपना हिस्सा रख के बाकी दे देती है। अपने यहाँ यही करने की कोशिश करी गई कि भाई सिंपल टैक्स रखना है, इजी टैक्स रखना है, इसलिए एक काम करते हैं, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, इंसान से केवल जीएसटी लो, उससे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये सब झंझट मत डालो उसको, उससे कहो जीएसटी लगेगा इतना परसेंट, उससे ले लो, उसके लिए कंप्लाइंसेस इजी रहेंगी, उससे ले लो और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एलोकेट कर देगी। सारे स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए, ऑलमोस्ट सारे ने। उन्होंने कहा नहीं भाई, वाह भाई वाह, ये तो हम तुम्हारे सामने कटोरा ही लेकर के घूमते रहेंगे, हमें टैक्स दे दो हमारे हिस्से का, कह रहे हम नहीं करने देंगे। जब ये नहीं करने दिया गया तो देखा गया कि और क्या मॉडल्स हैं, तो देखा गया कुछ कंट्रीज ने एक मॉडल चुना जिसको हम लोग अच्छा मॉडल नहीं मानते, खराब मॉडल मानते हैं, जिसमें डुअल जीएसटी की बात आई और मजबूरन इंडिया को अपने यहाँ डुअल जीएसटी लगाना पड़ा। डुअल जीएसटी मींस सेम सप्लाई पे सेंट्रल भी टैक्स लगा रही है और स्टेट भी टैक्स लगा रही है। तभी जब आप विद इन टैक्स, विद इन स्टेट माल बेचते हैं, विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, तो आपने बिल में कभी देखा होगा, और देखा होगा बिल्कुल बात है, सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, यानी सेंट्रल भी अपना हिस्सा ले रही है और स्टेट भी ले रहे हैं। स्टेट कह रहे हैं हमें तुम्हारे पास नहीं जाना सारी चीजों के लिए कि तुम ले लोगे बाद में हमें दोगे, आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का, यानी किसी पर अगर 18% का टैक्स है तो 9-9, 12% है तो 6-6। इससे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अपने यहाँ डुअल जीएसटी है। अब भाई सवाल ये आता है कि एक जो बात रह गई कि अपने को क्या इतने टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, ये जो टैक्सेस हैं क्या अपने को इतने टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे भैया, 35? इस पे मैं गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगा कि इतने एक्ट तो बनाने पड़े। रीजन मींग इसलिए बनाने पड़े क्योंकि हर स्टेट कह रहा था हमें अपना कलेक्शन चाहिए। अब हमें अपना कलेक्शन चाहिए तो हर स्टेट का एक अलग एक्ट पास होगा कॉन्स्टिट्यूशनल में पावर बनाने के लिए। जब मान लीजिए यूपी स्टेट जीएसटी जो आप बोलते हैं ना, जैसे यूपी है तो वो रिप्लेस हो जाता है यूपी जीएसटी, गोवा जीएसटी, आप समझ पा रहे हैं, वो बनता, हम लोग उसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। जब इतने जीएसटी के स्टेट वाले हैं तो सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने यहाँ पास करेगी ना, यूपी अपने यहाँ जीएसटी पास करेगी, ऐसे करके सबको अपने यहाँ करना था। 31 क्यों बन रहे थे? देखो जरा समझो, 28 तो स्टेट्स हो गए, इसके अलावा 3 ऐसे हैं आज की तारीख में करंट जो हैं तो यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, लेकिन वहां पे खुद की गवर्नमेंट है, खुद का लेजिस्लेचर है। आप बता सकते हैं 3 कौन है? एक है दिल्ली, जहां पे खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, एक है पुडुचेरी जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, पुडुचेरी, और एक है बड़ा रिसेंटली थोड़े टाइम पहले आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जे एंड कश्मीर, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के। ये 3 ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा समझा दूं, जम्मू कश्मीर को जब अलग अलग किया गया तो 2 यूटीज में बांटा गया, एक जे एंड के और एक लद्दाख। जे एंड के विथ लेगिस्लेचर रखी गई, लद्दाख विदाउट लेगिस्लेचर रखी गई। लेगिस्लेचर नहीं, जहां पे खुद की गवर्नमेंट होती है वो विद लेजिस्लेचर होती है। विदाउट लेजिस्लेचर यूटी का मतलब है यहाँ पे खुद की गवर्नमेंट नहीं है, पूरा पूरा यूनियन के कंट्रोल में। जे एंड के विथ लेजिस्लेचर, जहां पे विथ लेजिस्लेचर ये 3 है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे एंड के। उसमें भी एसजीएसटी एक्ट बनाया गया कि जब वहां पे खुद की गवर्नमेंट है तो यूटी में क्यों लेकर के जाना है, वो यूटी लेकिन विथ लेजिस्लेचर है, इसलिए वहां पे स्टेट बनाया गया। बाकी स्टेट तो थे ही, 28+3 31 ये बन गया।
बाकी जितने थे वो सब सेंट्रल को पास कर रहे थे, सेंट्रल ने बना लिया, टोटल 45 बने। खूबी ये है, गवर्नमेंट ने जब ये सारे एक्ट बनवाए, इवन सारे स्टेट्स के भी बनवाए, तो डिक्टो सब कुछ सेम लिखवाया, सारी चीजें बिल्कुल सेम लिखवाई। यानी आप अगर यूपी जीएसटी एक्ट उठा के देख लें, यूपी स्टेट का, और एक तरफ आप कंपेयर कर ले दिल्ली का, दोनों सेम लिखवाया। उन्होंने कहा इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। पहले ये कमी थी, पहले वैट था, वैट भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, लेकिन साहब सब में अलग अलग था। एज अ प्रोफेशनल हम लोग परेशान हो जाते थे, रीजन बीइंग यूपी वैट एक्ट अलग था, दिल्ली वैट एक्ट अलग था। मतलब मान लो यूपी में इस रिमोट पे, यूपी पे ये रिमोट पे हो सकता था टैक्स लगता था वैट में 5%, दिल्ली में लगता था 18%। आपस में ही दोनों स्टेट लड़े मरे थे, आपस में ही। अब मान लो कोई दिल्ली में रहता है, उसको लग रहा है यार ये चीज पे टैक्स यूपी में कम पड़ता है, तो दिल्ली से थोड़ा सा आगे चला जाता था गाजियाबाद खरीदने, गाजियाबाद यूपी लग जाता है, वहां से सस्ता ले आता। यानी एक तरीके से गलत कंपटीशन डेवलप हो रहा था। हमें ऐसा कंपटीशन नहीं चाहिए इंडिया के अंदर कि आपस में दो स्टेट के बीच में कंपटीशन है। हमें तो कंपटीशन चाहिए कि हमारी इंडिया एज अ होल दिखाई दे, हमें बाहरी लोगों से कॉम्पीट करना है कि हमारे यहाँ कमाल ज्यादा बिके। जब एसजीएसटी लाया गया तो स्टेट से कहा गया कि टैक्स के रेट वही होंगे जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा, और सारे स्टेट को सेम रेट रखना पड़ेगा। अगर इस रिमोट पे 18% का टैक्स है, मान लो 18% में 9% सीजीएसटी, 9% है जीएसटी, तो सारे स्टेट 9% ही रखेंगे। कोई ना 10 रख सकता है ना 8 रख सकता है। अगर इसका रिटर्न जो जाएगा, जीएसटी का रिटर्न मंथली जाएगा तो सभी जगह मंथली जाएगा, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली। दैट मीन्स कहने को तो इतने हैं, बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसके बिना पावर नहीं मिलेगी, डुअल जीएसटी लग ही नहीं सकता। बट पढ़ने को इतने नहीं है। अब आप कौन सा वाला पढ़ेंगे? एक कोई पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? कौन सा पढ़ेंगे? यूपी वाला पढ़ेंगे, दिल्ली वाला? कौन सा पढ़ेंगे? आपका पेपर यूपी में मान लीजिए तो यूपी पढ़ेंगे? नहीं, पेपर तो नेशनल लेवल है, इंडिया में पेपर आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना यूपी के बच्चे को यूपी का पेपर मिलेगा, महाराष्ट्र में जो दे रहा होगा महाराष्ट्र का पेपर मिलेगा। आपको इनमें से कोई एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ना, हमारे करिकुलम में है ही नहीं। मतलब हम एसजीएसटी सीख के ही नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, सीखेंगे। सीजीएसटी की डिक्टो कॉपी है। सीजीएसटी पढ़ लिया तो सारे एसजीएसटी भी पढ़ लिए, क्योंकि जो सीजीएसटी में लिखा है वही सेम एसजीएसटी में लिखा है। बस वहां सीजीएसटी में जहां जहां सेंट्रल लिखा है, वहां वहां एसजीएसटी में स्टेट लिखा है। इसका मतलब हमें ये पढ़ने हैं, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये सब हमारे करिकुलम में है। इजी है कि टफ है? अभी आपको क्या पता, अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, अपन नेक्स्ट टर्न से शुरू करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर को, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ गया? ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चलो ठीक है, थैंक यू।